नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ और भारतीयों को सभ्य बनाने का प्रयास किया गया। यह सभ्य अंग्रेज़ों को लगता था कि भाई हम सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे सभ्य बनाने के नाम पर अपने लिए नए नौकर तैयार कर रहे थे। यह शिक्षा पद्धति इतनी ज़्यादा पाश्चात्य प्रभाव में थी कि इसने सिर्फ और सिर्फ नौकर तैयार करने का काम किया, प्रबुद्ध व्यक्ति को तैयार करने का नहीं। दोस्तों, यही शिक्षा पद्धति पढ़कर इन्हें शुरू में लगा कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे हम और नए नौकर बनाएंगे, लेकिन बाद के क्रांतिकारियों ने जब अंग्रेजी पढ़ा तो उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा, उन्होंने फ्रेंच की क्रांति को पढ़ा, विश्व के अन्य क्षेत्रों में हो रहे उथल पुथल को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जब पढ़ा तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को ही कहा कि भाई तुम अब यहाँ से चले जाओ। तो शुरुआत में जो शिक्षा पद्धति इन्होंने हम पर थोपी ताकि ये हमें और गुलाम बना पाए, वही शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय जनमानस को बताया कि किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्से, छोटे छोटे देशों ने भी बड़े बड़े देशों पर आक्रमण कर कर उन्हें मज़ा चखाया है, उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि हम यहाँ पर ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि अन्य अलग अलग हिस्सों में किस तरह से शिक्षा व्यवस्थाएं या फिर सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही थी। तो हम अध्याय 7 में हैं, जो कि कक्षा 8वीं का है, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे होंगे ताकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिख सकें। आप पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को सुनिए और देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से भी इतिहास को समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बशर्ते आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर तरह तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। बहुत सारे भाषाविदों, जैसे कि हम विलियम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अन्य भाषाविदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भाषाविद कौन होते थे? तो ये भाषाविद ऐसे व्यक्ति होते थे जो अलग अलग भाषाओं की जानकारी रखते थे और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ते थे ताकि वे संस्कृति को समझ सके, और इनकी अच्छी पकड़ होती थी और ये लगातार अध्ययन करते रहते थे। एक विद्यार्थी की तरह इन्हें भाषाविद कहा जाता था और कहा जाता है। दोस्तों, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि विलियम जोन्स यहाँ पर फारसी सीखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे उन फारसी ग्रंथों को पढ़ सकें जिनके ज़रिए वे भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक परिवेश को समझने का प्रयास करें, लोगों के रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1835 तक
दो प्रमुख परंपराओं का बोलबाला था, जिसमें से पाश्चात्यवादी की विजय हुई थी और इनका जो नेता था वह मेकाले था। और मेकाले ने 1835 में विलियम बेंटिंक के समय पर मेकाले मिनट्स के साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कर दी थी। इन दो परंपराओं में एक परंपरा थी जो मानती थी कि भारतीय शिक्षा पद्धति में कुछ नहीं रखा है, न केवल भारतीय शिक्षा पद्धति बल्कि समूचे मध्य एशियाई जो शिक्षा पद्धति है ये बहुत ही कमज़ोर है। और मेकाले तो इस बारे में यहाँ तक कहता था कि एशिया की पूरी लाइब्रेरी यूरोप की लाइब्रेरी के एक सेल्फ के बराबर भी नहीं है, यानी कि बहुत ही निम्न कोटि की संस्कृति समझता था ये भारतीयों को और मध्य एशियाई क्षेत्रों को। और इनका मानना था कि अगर भारत को सभ्य बनाना है तो वह यूरोपीय और अंग्रेजी ज्ञान के ज़रिए ही बनाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं और भारतीय शास्त्रों में इतनी कुवत नहीं है कि वे भारतीयों को सभ्य बना सके। दूसरी ओर एक जो गुट था वह था प्राच्यवादी, और इनका मानना था कि जो प्राचीन भारत के ग्रंथ हैं वे महत्वपूर्ण धरोहर है और उनके ज़रिए हम भारतीयों को सभ्य बना सकते हैं, बशर्ते अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों का ज्ञान देना भी चाहें, अगर हम यूरोप का अंग्रेजी ज्ञान भी भारतीयों को देना चाहें तो हम भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उर्दू, संस्कृत वगैरह, फ़ारसी वगैरह जो उस समय पर सामान्य लोगों की भाषाएं थी, जो हिंदी थी, तो इस तरह की लोकल लैंग्वेज में हम उनको ट्रांसलेट करवाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि मेकाले का जो पक्ष था वह यहाँ पर प्रबल सिद्ध होता है और इस तरह से भारत अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की जकड़ में यहाँ पर आ जाता है। और अंग्रेजी दुनिया की आज इतनी बड़ी भाषा है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अंग्रेज़ों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया और उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को भरपूर थोपा। यही कारण है कि वे चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा न केवल भारत बल्कि उनके अन्य उपनिवेशों में भी आज भी बनी हुई है। और यही कारण है कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में दूसरे नंबर पर आती है और जो हमारी हिंदी है वह तीसरे नंबर पर आती है और जो मंदारिन चीन की भाषा है वह पहले नंबर पर आती है। जबकि अगर अंग्रेज़ इतने ज़्यादा उपनिवेश नहीं बनाते तो शायद कुछ लाख लोग ही अंग्रेज़ी को बोल रहे होते, क्योंकि यह बहुत ही सीमित क्षेत्र की केवल यूनाइटेड किंगडम की यह भाषा थी, न केवल अन्य विश्व की। प्राच्यवाद परंपरा की अगर हम बात करें तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एशियाटिक जो बंगाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना प्रमुख तौर पर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। और इस सोसाइटी की जो समाचार पत्रिका थी इस पर सवाल बनते हैं और यह कौन सी थी, तो यह थी एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका। जोन्स और कोलब्रुक की यहाँ पर आप ये मूर्ति देख सकते हैं और वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन ग्रंथों का विद्वान था और उसने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यहाँ पर
जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। जब आप यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करते हैं या सेट जैसे एग्ज़ाम को देते हैं तो वहाँ पर अक्सर इनकी क्रोनोलॉजी ज़माने को पूछी जाती है कि पहले किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी पूछा जाएगा, फिर कलकत्ता मदरसा, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर जो अलग अलग प्रकार के संगठन इस समय पर स्थापित हुए, महाजन सभा वगैरह, उनके नाम आपको दे दिया जाएगा और कालक्रम में जमाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको लिखती जानी है अपने नोट्स में। आप यहाँ पर लिख लीजिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी। और मदरसा क्या होता है, तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। या किसी स्कूल की तरह या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि इस्लामी परंपरा में जो शिक्षा है वहाँ पर मकतब का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा और मदरसा का मतलब होता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेज लेवल की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिचर्ड बेस्ट मार्कोट 1830। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में यहाँ देखने को मिलता है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। प्राच्यवादी वही जो मानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति है उसी के आधार पर लोगों को सभ्य बनाया जा सकता है। यानी कि भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय संस्कृति भी अपने आप में महान संस्कृति है, ये मानते थे। यहाँ पर प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे ऊपर प्रतिमा रखी है वह हेस्टिंग्स की रखी है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरे तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों
के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। यहाँ पर प्राच्यवादी कौन थे? तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी थे। मुंशी कौन थे? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो वह मुंशी कहलाता था। और वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी देखेंगे जो लॉर्ड लिटन के समय पर आता है। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिह्नित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी कि ये वर्नाकुलर शब्द स्थानीय भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए करते थे और ये इन्हें हीन दृष्टि से देखा करते थे। पूरब की जघन्य गलतियों की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे और उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा होता गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोटेशन को भी लिख लेना और किसने कहा है वो भी लिख लेना, क्योंकि इस तरह के विचार भी प्रश्नों में पूछे जाते हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यहाँ पर आप मैकाले को देख सकते हैं जो कि अपने अध्ययन कक्ष में, अपने ऑफिस में, अपनी किताबों के आसपास बैठे हुए हैं। यहीं पर बैठकर वो पढ़ते थे और यही वो व्यक्ति है जिसने इस तरह की शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जिससे आज भी हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार आज भी उन प्रयासों में लगी हुई है जहां पर हम मैकाले की शिक्षा पद्धति और कठोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से हम बाहर निकल सकें और भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति, साहित्य के अध्ययन में हम
प्रमुख बल दे सके। भारतीय शिक्षा पद्धति जो कि कहीं लुप्त सी हो गई है, जिसके कारण नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ था, जिसके कारण हम एक लंबे युग तक विश्व गुरु का खिताब पाए हुए थे। उस विश्व गुरु के खिताब को वापस पाने के लिए आवश्यक है कि हम मेकाले शिक्षा पद्धति से बाहर निकलें और भारतीय शिक्षा पद्धति का फिर से पुनरुद्धार हो। तो ऐसा आज के समय पर भारत सरकार सोचती है, और आपने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भाषणों में भी सुना होगा कि 2035 तक हम मेकाले शिक्षा पद्धति को बहुत कमज़ोर कर देंगे या फिर इसे हटा देंगे। क्योंकि 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, तो ये बहुत ही सुनहरा पल हो सकता है हमारे क्रांतिकारियों के लिए, उन महान लोगों के लिए जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं, कि हम भारत को विश्व गुरु का खिताब दिला सकें। भारत की अपनी एक शिक्षा पद्धति हो जहाँ पर अन्य शिक्षा पद्धतियों का प्रभाव ना हो। भारत की शिक्षा पद्धति में उपनिवेशवादी विचारधारा का प्रभाव ना हो, उस तरह की शिक्षा ना हो जहाँ पर केवल रोजगार ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। अब इसके बाद में देखिए, गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मेकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मेकाले के मिनट्स यानी कि उसका जो विवरण था, जो उसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी, उसके आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। यहाँ पर अंग्रेजी को ज्ञानियों की भाषा कहा गया। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मेकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उसमें अनुवाद नहीं किया जा सकता। ये मानते थे कि भाई हमारी जो अंग्रेजी रचनाएं हैं वह इतनी पावरफुल है कि हिंदी वाले उनको हिंदी में अनुवाद तक ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो इतनी काबिल नहीं है। इससे अच्छा है कि हम इन्हें अंग्रेजी में ही पढ़ाएं, ताकि ये अंग्रेजी सीख कर हमारी जो बेहतरीन किताबें हैं उन्हें ये पढ़ सकें। इस तरह से मेकाले सोचता था। उसने 2 फरवरी 1835 को जब वह अधिनियम पेश कर रहा था, तब उसने यह बात कही थी। व्यवसाय के लिए शिक्षा की बात भी यहाँ पर की गई। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था डलहौजी, जो कि 1838 से 1854 तक रहता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को
एक अलग नज़रिए से देखें तो ये सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग के साथ हो रही थी। यह शिक्षा व्यवस्था अभी ही इतनी तेज़ी से क्यों शुरू हो रही थी और ख़ास तौर पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि इस समय तक इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अब उन्हें उत्पादों की जो उत्पादन वो कर रहे थे उन्हें बाज़ारों में बेचने की ज़रूरत थी। भारत के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को मानते थे, तो उन्हें ये बताना ज़रूरी था, उन्हें ये एहसास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोग जिस परंपरा को मान रहे हैं वो बहुत ही हीन है। उन्हें बताया गया कि किस तरह से कुर्ता पैजामा पहनना असभ्य है और कोट पैंट पहनना एक सभ्यता की निशानी है। राजाओं को मुफ्त में बड़े बड़े कोट और महंगी महंगी शराबें उपहार में दी गई और उन्हें बताया गया कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई ताड़ी पीता है या फिर गांव में शराब बनाकर पीता है तो वो गँवार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आलीशान बंगले में बैठकर महंगी महंगी बोतलें खोलकर पीता है तो वह सभ्य है। लेकिन दोनों पी रहे तो शराब ही है। लेकिन इस तरह से एक इन्होंने जो पश्चिमी संस्कृति है उसको शिक्षा के माध्यम से इस तरह से बहुत ही ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया, जिससे भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभरा। और आज भी हम देखते हैं कि सूट बूट और टाई के सामने कुर्ते पैजामे की कोई औकात नहीं समझी जाती। ये जो हमारी सोच है ये यहीं पर से शुरू होती है। और ये सोच इन्होंने क्यों शुरू की थी, क्योंकि इन्हें बाज़ार की ज़रूरत थी, इन्हें नौकरों की ज़रूरत थी जो अंग्रेज़ी बोल सकते थे, जो इनकी जी हजूरी कर सकते थे। मेकाले कहता भी था कि हो सकता है कि भारतीय रंग और रंग कद काठी के हिसाब से भारतीय हो, लेकिन बोल चाल या फिर हम उनको इस तरह से बना देंगे कि वो एक तरह से अंग्रेज ही बन जाएंगे। इस तरह से वो कोटेशन देता है। यहाँ पर 1854 में चार्ल्स वुड एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं और इसमें शिक्षा संबंधित नवीन सुधारों की बात की जाती है। वुड के नीति पत्र यहाँ पर वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यहाँ लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। अब यहाँ पर यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में ये तर्क देते हैं। किस तरह के तर्क, आइए देखते हैं। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। कुल मिलाकर ये यूरोप रटकर भारत में इसको एक इस तरह से सिग्निफाइड करना चाहते थे, इस तरह से बताना चाहते थे कि भाई जो हम हैं, हम दुनिया में सबसे बेहतर हैं, हमारे जैसा बनो, हमारे कपड़े खरीदो, हमारी शराबें खरीदो, हमारी महंगी महंगी चीज़ें खरीदो और बस हमें धन देते जाओ। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी सरकारी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता मदरसा और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय किस तरह से बन चुका था और यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं बम्बई विश्वविद्यालय को। इसी समय पर मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय भी बन रहे थे। अब ये नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। नैतिक शिक्षा की यहाँ पर ये बात करते हैं, इसे हम यहाँ देखते हैं। यहाँ जो चित्र है यह विलियम केरे का है, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन
की स्थापना की थी और यह बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। और यहाँ पर ये अलग अलग लालच देकर जो भारत के निर्धन लोग थे, भारत के मजबूर लोग थे, जिनकी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा खराब थी कि कहते हैं कि अकाल के समय पर ये इतने ज़्यादा गंदे लोग बन गए थे कि भाई कोई भूखा आदमी है तो उसको ये कहते थे कि आपको अगर ये रोटी खानी है तो आप पहले ईसाई धर्म स्वीकार करो, अन्यथा भूखे मरो। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सहेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वजहों में से एक वजह यह भी थी कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया था। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता के पास हुगली नदी के किनारे सेरामपुर कॉलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरह से ये अलग अलग तरीक़ों से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। स्थानीय पाठशालाएँ या फिर जो भारतीय संस्कृति थी उसका किस तरह से सत्यानाश हुआ हम यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगों ने, बड़े बड़े कपड़ा मिलों ने जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई, उन्होंने किस तरह से भारत के हस्तकरघा उद्योग को समाप्त कर दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया और दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उसी तरह से इन नवीन शिक्षा पद्धतियों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को एक प्रकार से लुप्त करने का काम किया। क्या आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले भारत में बच्चा किस तरह से पढ़ाई करता था? क्या हम कभी सोच सकते हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाते थे या फिर कैसे पढ़ाई करते थे? और अगर स्कूल जाते थे तो क्या आज के स्कूल की तरह होते थे या फिर अलग तरीके के स्कूल होते थे, या फिर वैसे जो हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि भाई पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं या फिर कहीं गोला बनाकर पढ़ रहे हैं, क्या वैसा होता था? तो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर विलियम एडम की रिपोर्ट, उन्होंने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा है, उनकी रिपोर्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आप एक चित्र देख रहे होंगे जहाँ पर एक कुटिया के सामने एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, निर्देश दे रहा है। यहाँ पर आप एक ग्रामीण पाठशाला का चित्र देख रहे हैं। यहाँ फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है और फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हम विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी, यानी कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करते थे।
ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी और कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन स्कूलों से उम्मीद करते हैं कि उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी और इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या और नए नियम यहाँ पर कंपनी ने स्थापित कर दिए। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिए गए कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित हो गया और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। साथ ही साथ वे अब विद्यार्थियों से नियमित रूप से शुल्क भी वसूलने लगे। नियमित रूप से उन्हें कक्षाओं में बुलाया जाने लगा और उन्हें बेंचों पर बिठाया जाने लगा, ना कि नीचे। और अनुशासन के कड़े नियम यहाँ पर बनाए गए। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी और नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों पर काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता मानकर बच्चे को स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जाता था और बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, इस तरह से उसको घोषित कर दिया जाता था। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं अरविंद घोष जी की, जिन्हें हम अरविंदो भी कहते हैं, महर्षि अरविंद भी इन्हें कहते हैं। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा
कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में ही होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। यानी कि शिक्षा के साथ साथ हस्तकला यानी कि स्किल भी सिखाई जाती थी ताकि अगर उन्हें कोई सीधा रोजगार नहीं मिला तो उस स्किल जो उन्हें मिली है उसके ज़रिए वे अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं या फिर कहीं जाकर काम भी वे मांग सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम अध्याय 9 में भी पढ़ेंगे आगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। आइए देखें कि इस मामले में उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है, यह कहना था गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। महात्मा गांधी जी कहते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजी को बताए कि आप अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से ग्रहण करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भी भूल चुके थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं तस्वीर में किस तरह से महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जो उनके साइड में बैठी हुई हैं, और यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वे शांति निकेतन में बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में यहाँ पर चर्चा करते हुए बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपनी सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही मातृभूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से ग्रहण करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ाने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। आज की शिक्षा पद्धति भी ज़्यादातर
इसी पैमाने पर चल रही है जिसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होते हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी का मानना था कि आप सिर्फ लिखना या पढ़ना जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप शिक्षित हैं। तो फिर उनके मायनों में, उनकी नज़र में शिक्षा क्या थी? तो महात्मा गांधी जी लिखते हैं, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। कहीं पर लिखा है, हम सिर्फ इसलिए ना मानें बल्कि हम प्रयोग करके देखें और हमें वो चीज़ें प्रयोग के आधार पर समझाई जाए, ना कि रटने के आधार पर। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर भिन्न थे। यहाँ पर एक चित्र में हम देख सकते हैं कि शांति निकेतन में 1930 के दशक में किस तरह से शिक्षा चल रही है, जहाँ पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठकर विद्यार्थियों को और शिक्षक को निहार रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है। और ये क्लास कहाँ लगी है, आप ये देखिए, खुले वातावरण में बागान के नीचे, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ आपको दिख रहे हैं और इतनी हरियाली के बीच में, ठंडी हवा के बीच में बच्चों को खुले मस्तिष्क के साथ विचारों को उनके दिमाग में डाला जा रहा है। टैगोर के शांति निकेतन की बात करें तो हम में से बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। टैगोर जी जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था। वे स्कूल का माहौल दमनकारी समझते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि भाई एक जेल में मैं बंद हो रहा हूँ। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके और बंधनकारी जो अनुशासन है उससे वे मुक्त हो सकें। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देता है। प्रश्न पूछने की जो उसकी कला है उसको मार देता है। हम देखते हैं कि जब बार बार प्रश्न हम पूछते हैं तो टीचर हमको चमका देते हैं कि भाई ज़्यादा उड़ मत, ज़्यादा सवाल मत पूछ, चुपचाप बैठा रहे। तो इस तरह की व्यवस्था में कोई बच्चा कैसे उत्सुक बन सकता है, कैसे जिज्ञासु बन सकता है। जब समाज में नए सवाल खड़े होते हैं तब नई आवश्यकताओं का पता चलता है और जब नई आवश्यकताएं सामने आती है तब नए आविष्कार, नए अनुसंधान, नए बदलाव देखने को मिलते हैं। सब कुछ शुरू होता है प्रश्न से। प्रश्न हमारे बचपन से ही उठने लगते हैं। अगर हमारे बचपन के प्रश्नों को ही मार दिया जाए तो हम बड़े होकर प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन में प्रश्न पूछने पर जो परिणाम हमें मिले उसका भय हमारे दिमाग में हमेशा बना रहेगा। इसीलिए
स्कूली वातावरण इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जिज्ञासु हों, जहाँ पर प्रश्न पूछने की उन्हें आज़ादी हो, जहाँ पर वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बिना डरे रख सकें। इस तरह के वातावरण की इच्छा रखते थे टैगोर साहब, और उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 10 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन में दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और आज भी जारी है कि क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। आज भी ये बहस जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, जो 20वीं सदी के प्रारंभ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से ड्रेस में ये आपको दिख रहे होंगे और किस तरह से खेल रहे हैं। ये ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल खोलने लगे थे और स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा था। इसका ये यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सभ्य करने के लिए शिक्षा की बात ये अंग्रेज कर रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू कर दिए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया। टॉमस अर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि यह शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, और उचित और अनुचित का आचरण क्या होता है यह भी उन्हें पता होना चाहिए। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या हम बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से क्या संबंधित
सोच को किस तरह से प्रभावित किया होगा? देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह से प्रभावित किया होगा? तो आपने पूरा अगर अध्याय पढ़ा है तो आप इसको आसानी से आपके दिमाग में इसके कारण या फिर इसका उत्तर आपके दिमाग में आते जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी जी और पाठशालाएँ जैसी चीज़ें और इधर उनके संबंध आपको सही जोड़ी के रूप में बताना है। तो देखो, जो विलियम जोन्स था, विलियम जोन्स की बात करें तो वह प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की ये बात करते थे। टॉमस मैकाले की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन की बात यह करता है। और अगर हम महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। और पाठशालाओं की बात करें तो पाठशालाओं का संबंध किससे होता है? गुरु से होता है, क्योंकि पाठशालाएं में गुरु पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ऐसे के ऐसे ही उठाकर या आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या सेट के एग्ज़ाम में या फिर महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जहाँ पर इतिहास को अच्छे लेवल में पूछा जाता है, वहाँ पर इनको ऐसे के ऐसे उठाकर रख दिया जाता है। देखने में तो ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एक ऑप्शन भी अगर आपने गलत कर दिया तो पूरे के पूरा नंबर आपका चला जाता है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ आपके लिए यहाँ पर नहीं किया। मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास लगातार करते रहूँगा, अपने आप में इम्प्रूव करते रहूँगा। मुझे ज़रूरत है आपकी बेहतरीन सलाहों की, आपके राय की, जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।